बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से। द टॉपिक इज स्मोक। और इस लेक्चर के अंदर हम स्मोक को डिस्कस करेंगे, उसके जो सोर्सेज हैं उनको डिस्कस करेंगे, स्मोक की वेरियस टाइप्स को डिस्कस करेंगे, स्मोक के इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और किस तरह से स्मोक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट स्मोक। बेसिकली स्मोक जो है, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्मोक एंड फोग। अगर देखा जाए तो स्मोक जो है वो दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, स्मोक और फोग का। तो पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि स्मोक क्या होता है और फोग क्या होती है। बेसिकली स्मोक जो है ये एक बर्निंग इफेक्ट है जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स। कार्बन कंटेनिंग मटेरियल को जब हम बर्न करते हैं तो उससे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको स्मोक कहा जाता है। और फोग जो है वो बेसिकली ऐसा क्लाउड होता है जो ग्राउंड को टच कर रहा हो, तो जो द क्लाउड दैट टचेस ग्राउंड इज कॉल्ड फोग। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्मोक बनता है। लेकिन जब हम स्मोक की डेफिनेशन पे आते हैं तो इसकी केमिस्ट्री के एतबार से, अगर केमिकल कंपोजिशन के एतबार से डेफिनेशन की जाए तो स्मोक इज बेसिकली अ विजिबल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन that may contain oxides of sulfur, oxides of nitrogen, ozone, pan, carbon soot and various organic pollutants। यानी स्मोक जो है एक एयर पोल्यूशन की विजिबल टाइप है जो हमें नजर आती है। और इसके अलावा इसके अंदर जो वेरियस पोल्यूटेंट्स होते हैं उसमें सल्फर के ऑक्साइड शामिल हैं जिनको सॉक्सिस कहा जाता है, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड शामिल हैं जिनको नॉक्सिस कहा जाता है, ओजोन है, और ये ओजोन बेसिकली सरफेस ओजोन है जो हमारी ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। इसी तरह पैन है, पैन इज बेसिकली पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के रिएक्शंस की वजह से बनता है। इसके अलावा कार्बन सूट पार्टिकल्स हैं और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। और स्मोक जो है वो एक कांस्टेंट थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट की क्वालिटी के हवाले से भी। तो ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली स्मोक की प्रॉपर एक डेफिनेशन है। अब हम इसके सोर्सेज पे आते हैं। तो अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ स्मोक की, तो सबसे पहला जो इसका मेजर सोर्स है वो है बेसिकली जो कोल की बर्निंग हम करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर। जब भी कोल की बर्निंग होती है तो उसकी वजह से जो मेजर पोल्यूटेंट एयर में जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली इज द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मेजर सोर्स ऑफ यू कैन से स्मोक फॉर्मेशन। तो ये एक तो सल्फर डाइऑक्साइड जाता है और इसके अलावा जो है वो स्मोक जो है वो भी कोल की बर्निंग की वजह से एयर के अंदर इंडक्ट होता है। तो ये दो मेन पोल्यूटेंट हैं जो कि बर्निंग ऑफ कोल की वजह से एयर में इंडक्ट होते हैं। सिमिलरली इसके साथ ही साथ कार्बन के जो सूट पार्टिकल्स हैं, यानी कार्बन ब्लैक जो है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो भी एयर में इंडक्ट होते हैं। तो इसलिए ये स्मोक का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कोल की बर्निंग जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर में हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दूसरा जो बड़ा सोर्स है वो ब्रिक किल्न्स है, क्योंकि ब्रिक किल्न्स के अंदर भी जो है वो कोल की बर्निंग की जाती है ताकि ब्रिक जो है उनकी बेकिंग होती है, उनकी फॉर्मेशन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है किल्न्स के अंदर, भट्टियों के अंदर। तो उसमें भी कोयलों को जलाया जाता है, उसकी वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होती है। तो ये एक बड़ा सोर्स है स्मोक की फॉर्मेशन का। तीसरा बड़ा सोर्स जो है वो वहीकुलर एमिशन है। बेसिकली अगर वहीकुलर एमिशन के हवाले से हम बात करें तो सबसे बड़ा पोल्यूटेंट जो वहीकुलर एमिशन की वजह से आता है एयर में वो नॉक्सेस हैं। नॉक्सेस भी आते हैं। इसके अलावा जो स्मोक है वो भी वहीकुलर एमिशन की वजह से एयर में इंडक्ट होता है। लिहाजा जो वहीकुलर एमिशन है या एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज हैं वो भी एक मेजर सोर्स में आती है स्मोक के हवाले से। देन इसके बाद है थर्मल पावर प्लांट्स। देखिए ये थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर भी बेसिकली कोल की बर्निंग की जाती है फॉर एनर्जी जनरेशन, पावर जनरेशन। तो यहाँ से भी दोनों पोल्यूटेंट्स जो हैं वो एयर में इंडक्ट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी। और ये दोनों सोर्स जो पोल्यूटेंट हैं ये बेसिकली स्मोक की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनमें कोल की बर्निंग होती है ये भी स्मोक का एक बड़ा सोर्स है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट की बर्निंग की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो एयर में इंडक्ट होते हैं, स्मोक वगैरह इंडक्ट होती है।
तो इसलिए ये भी बेसिकली स्मोक की फॉर्मेशन का एक बड़ा सोर्स है। देन अगर नेक्स्ट सोर्स पे आए तो दैट इज वोल्केनिक इरप्शन। ये वोल्केनिक इरप्शन है। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो मेजर सोर्स एयर में आता है, पोल्यूटेंट एयर में आता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है, इसके अलावा स्मोक है, और बहुत सारे जो है ना, इसमें कार्बन शूट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और सोर्स है वाइल्ड फायर्स। वाइल्ड फायर्स इज बेसिकली इज अनदर सोर्स ऑफ स्मोक। वाइल्ड फायर से भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन एयर में इंडक्ट होते हैं, जो कि स्मोक पैदा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद एक जो हमारा एक और सोर्स है, दैट इज नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो भी डेड मैटर है, जब उसकी नेचुरल डिकम्पोजिशन होती है तो इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो एयर में इंडक्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, इनकी वजह से स्मोक की फॉर्मेशन जो है वो उसमें इजाफा होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप स्लाइड पे जाएंगे, जिसमें हम स्मोक की टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए जी, स्मोक को की केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो है वो सल्फ्यूरस स्मोक है, और इसकी जो दूसरी टाइप है वो फोटोकेमिकल स्मोक है। वन बाय वन इनकी डिटेल्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सल्फ्यूरस स्मोक के हवाले से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्मोक है ये बेसिकली कोल की बर्निंग से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेजर पोल्यूटेंट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन शूट पार्टिकल्स हैं। तो कोल के अंदर जो मेन इम्प्योरिटी होती है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। 1 से 9% जो है कोल में सल्फर जो है एज एन इम्प्योरिटी पाया जाता है। और जब हम उस कोल को बर्न करते हैं तो डेफिनेटली एज ए रिजल्ट सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए कोल के अंदर से जो मेजर पोल्यूटेंट एयर में जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो जब भी हम कोल की बर्निंग करेंगे, एक्सेसिव बर्निंग करेंगे, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और कार्बन शूट पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो सल्फ्यूरस स्मोक जो है इसका मेजर सोर्स कोल की बर्निंग है, और इसके अंदर जो मेन पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन शूट पार्टिकल्स हैं। जो सल्फ्यूरस स्मोक है, इट्स इट्स ब्लैकिश ग्रे इन कलर। इसका जो कलर है वो ब्लैकिश ग्रे है। इसके अलावा इसके चार डिफरेंट नेम्स हैं। इसको लंदन स्मोक कहा जाता है, क्योंकि 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम यूके के अंदर इसको आइडेंटिफाई किया गया, इसलिए इसको लंदन स्मोक कहा जाता है। ये इंडस्ट्रियल स्मोक भी कहलाती है। इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल स्मोक बिकॉज जो इसकी फॉर्मेशन है, इसका सोर्स है वो इंडस्ट्रीज हैं, और ये इंडस्ट्रियल एरियाज में डोमिनेंट है, बिकॉज इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर कोल की बर्निंग जो है वो ज्यादा की जाती है, एक्सेसिव बर्निंग होती है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल स्मोक कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है रिड्यूसिंग स्मोक। इसको रिड्यूसिंग स्मोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंदर जो मेन पोल्यूटेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस वजह से इसकी प्रेजेंस की वजह से इसको रिड्यूसिंग स्मोक कहा जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है, बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो रिडक्शन कॉज करता है। ये आप हमने जहन में रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो रिडक्शन कॉज करे। तो जो भी एजेंट रिडक्शन कॉज करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इस स्मोक के अंदर चूंकि ये ज्यादा डोमिनेट होता है, इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। इसको विंटर स्मोक भी कहा जाता है, सल्फ्यूरस स्मोक को। द रीजन इज दैट कि इसकी फॉर्मेशन के लिए फोटोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होते, यानी सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस के बगैर भी ये स्मोक जो है वो एयर में बन सकती है, इसलिए इसको विंटर स्मोक कहा जाता है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ये स्मोक जो है पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करने में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये स्मोक काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती है। तो ये हमने बात की है सल्फ्यूरस स्मोक की। अब हम बात करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक की। देखिए, फोटोकेमिकल स्मोक जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये वो स्मोक होगी जिसके अंदर जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ये इसकी फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कैसे जनरेट होती है। तो इसका जो मेजर सोर्स है वो है वहीकुलर एमिशंस, क्योंकि वहीकुलर एमिशंस की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और नॉक्सिस के रिएक्शंस की वजह से फर्दर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स बनते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, जो इस स्मोक के अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए ये जनरेट होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से, और ये एक्सेसिव वेहिकुलर एमिशन जो है इसका मेजर सोर्स है। इसके अंदर कई डिफरेंट पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है।
ये फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होंगे, ओजोन भी होगी, पैन यानी परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होंगे जो हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में है, कार्बन के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली वोलाटाइल होते हैं, वेपराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और बेसिकली ये एरोमेटिक होते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है ये ब्राउनिश इन कलर है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर पोल्यूटेंट है, उसका कलर ब्राउन होता है, इसलिए फोटोकेमिकल स्मोक का जो डोमिनेंट कलर है वो ब्राउन है। इसके भी चार डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि लॉस एंजलिस स्मोक इसको कहा जाता है, बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड इन 19th सेंचुरी इन यूएसए लॉस एंजलिस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लॉस एंजलिस स्मोक। इसको अर्बन स्मोक भी कहा जाता है, द रीजन इज दैट कि ये अर्बन एरिया में ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए इसको अर्बन स्मोक कहा जाता है। इसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं, बिकॉज फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर जो मेजर पोल्यूटेंट है वो ओजोन है, और ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन कॉज करता है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहा जाता है। और इसको हम समर स्मोक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन के लिए लाइट का होना जरूरी है, यूवी रेडिएशन का होना जरूरी है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बनती है, रेडिएशन की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से बनती है, इसलिए इसको हम फोटोकेमिकल स्मोक को समर स्मोक भी कहते हैं और उसको फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। अच्छा, बेसिकली इसकी प्रेजेंस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। बेसिकली स्मोक के हवाले से इसके जो रिएक्शंस हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे भी एक्सप्लेन करूंगा कि स्मोक किस तरह से बनती है और किस तरह से पोल्यूटेंट्स जो हैं इसमें ऐड अप होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि बहुत सारे हमारे वेदर के फैक्टर्स हैं, मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स जिनको कहा जाता है, जो स्मोक की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें मॉडरेट विंड का होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है, और ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है। अब ये तीनों फैक्टर जो है वो ज्यादातर जो हमारा विंटर सीजन है उसमें ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, इसलिए विंटर सीजन के अंदर स्मोक जो है वो ज्यादा विजिबल हो जाती है और ये ज्यादा तेजी से बनती है। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस द रिएक्शन रिलेटेड टू फोटोकेमिकल स्मोक। अब यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये रिएक्शन देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर हम रिलीज करेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से, सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, और बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, इस एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ जो एयर की अंदर ऑक्सीजन है ये जो है वो रिएक्ट करेगी, और उसकी वजह से यहाँ पे O3 यानी ओजोन गैस जो है वो एयर में बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमने जहन में रखना है कि इसकी वजह से जो है वो ओजोन गैस बन जाती है। सिमिलरली यहाँ पे और इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी हमने जहन में रखने हैं कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जब इसका रिएक्शन वाटर वेपर्स के साथ होता है, वाटर वेपर्स के साथ होता है, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में इनका रिएक्शन होता है, तो एयर में नाइट्रिक एसिड के वेपर्स जो हैं वो भी बन जाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड जो है ये भी एक पोल्यूटेंट है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से बन रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन बनी है। एटॉमिक ऑक्सीजन का रिएक्शन जो है जब हमारे एयर के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके साथ होता है, हाइड्रोकार्बन्स भी पोल्यूटेंट्स के तौर पे एयर में मौजूद हैं, तो हाइड्रो कार्बन्स के साथ जब इनका रिएक्शन होगा तो फिर एक और तरह के पोल्यूटेंट्स बनेंगे एयर में, जिनको हम कहते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स, अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये सब जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन से ये रिएक्शन जो है वो आगे स्टार्ट हुए हैं। इसी तरह जो बहुत सारे हमारे पोल्यूटेंट्स हैं जो एयर में बन चुके हैं, जैसे एल्डिहाइड्स वगैरह हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये जब हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर एक और पोल्यूटेंट बनता है
यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं पैन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये हमने याद रखना है कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये भी एक पोल्यूटेंट है जो बनता है रिएक्शंस की वजह से। अब ये देखें, ये बेसिकली अगर हम देखें कि ये पूरा एक जो रिएक्शन हुआ है, ये एक फोटोकेमिकल पाथवे बना है, एक रिएक्शन बना है, और यहाँ पे जो है वो डेफिनेटली स्मोक बनना शुरू हो जाती है, स्मोक और फोग। और इस स्मोक और फोग के अंदर जो है ये सारे पोल्यूटेंट जो हैं उनका एक कॉम्बिनेशन जो है वो पाया जाता है। तो लिहाजा ये चीज हमने ध्यान में रखनी है कि ये फोटोकेमिकल स्मोक जो है मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस की वजह से जो है वो बनती है, जो रिएक्शंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। अगर हम स्मोक के इम्पैक्ट्स के हवाले से बात करें तो एक तो ये हमारी हेल्थ के हवाले से, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें हमारा नोज आ जाती है, हमारी आईज आ जाती हैं, ठीक है, ईयर्स ईयर्स आ जाते हैं, और थ्रॉट आ जाती है। बेसिकली आइज जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में शामिल नहीं है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज, ईयर्स और थ्रॉट शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ आइज जो है वो भी इफेक्ट होती हैं स्मोक की वजह से। आई इरिटेशन हो सकती है, नोज इरिटेशन या इन्फेक्शन हो सकता है, ईयर्स के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, और थ्रॉट जो है गले के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा स्मोक जो है वो लंग्स को भी डैमेज करती है। इसके अंदर बेसिकली एक बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट होता है पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जो हमारी थ्रॉट को इरिटेट करता है, हमारी आइज को भी इरिटेट करता है। इसके अलावा स्मोक की वजह से बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर थ्रेट्स यानी दिल की बीमारियां जो हैं उनमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो ह्यूमन हार्ट के ऊपर बुरा इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा स्मोक की वजह से सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। सनलाइट ब्लॉकेज की वजह से रिकेट्स की बीमारी के रिस्क जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो रिकेट्स ऐसी बीमारी है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसकी फॉर्मेशन के हवाले से कमी आ सकती है ह्यूमन बॉडी में, तो रिकेट्स के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्मोक के अंदर कई वेरियस इस तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि एबनॉर्मल बर्थ कॉज कर सकते हैं और इवन कैंसर की जो रेशियो है उसको भी बढ़ा सकते हैं। स्मोक की वजह से विजिबिलिटी, जीरो विजिबिलिटी इफेक्ट आता है, और उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स जो हैं उनमें इजाफा हो सकता है। तो ये हैं जी स्मोक के इम्पैक्ट्स। अब अगली स्लाइड में अब डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल स्मोक। देखिए जी, स्मोक को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उस हवाले से हमारे पास कुछ रेमेडीज हैं। सबसे पहले तो ये है कि वी मस्ट शिफ्ट टुवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, बिकॉज रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और टाइडल एनर्जीज वगैरह आती हैं। ये जो सोर्सेज होते हैं ये या तो पोल्यूशन कम कॉज करते हैं या पोल्यूशन कॉज नहीं करते। either they are non-polluting or less polluting. Therefore, we must preferably use renewable energy resources in order to control air pollution. इसके बाद दूसरा यह है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फ्यूल कंजम्पशन में डेफिनेटली कमी आ सकती है, और इससे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी। इसके अलावा हमें एक्सेसिव प्लांटेशन करनी चाहिए। एक्सेसिव प्लांटेशन में हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, यानी हमें नए फॉरेस्ट लगाने चाहिए। तो एक तो एक्सेसिव प्लांटेशन में वी मस्ट डू एफॉरेस्टेशन, और इसके अलावा वी मस्ट डू रीफॉरेस्टेशन। हमें रीफॉरेस्टेशन भी करनी चाहिए, यानी हमें जो है जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनको हमें रिपेयर करना चाहिए। तो ये बेसिकली उनको उन रिपेयर करना चाहिए, उनको रीग्रो करना चाहिए। तो एक्सेसिव प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब वेरियस पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पोल्यूटेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं। देयरफॉर एक्सेसिव प्लांटेशन इज द रेमेडी ऑफ स्मोक। इसके बाद हमें जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको बजाय बर्न करने के हमें उसको रिसाइकिल करना चाहिए। सिमिलरली इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी हमें रिसाइकिल करके इसको रीयूज करना चाहिए। जब हम उसको बर्न करेंगे तो उसकी वजह से नॉक्सेस और सॉक्सेस एयर में जाएंगे, जो कि स्मोक बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसके बाद ये है कि हमें यूजली लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए और ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। सो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिसाइकलेबल हों, और डेली लाइफ के अंदर अगर हम उन्हें यूज करें तो पोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इंडस्ट्रीज में भी इजाफा होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, वहीकुलर एमिशंस में भी इजाफा होता है। तो ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा गाड़ियों के अंदर हमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करने चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं कि वो ऑक्साइड्स को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को और वेरियस पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर देते हैं और उनको सेफ गैसेस के अंदर या लेस हेजर्डस गैसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली हमें स्मोक डिटेक्शन और कंट्रोल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कि इस तरह से हम जो है वो स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली हमें लेजिस्लेशन भी करनी चाहिए, हमें स्मोक से रेलिवेंट लॉज बनाने चाहिए जो कि स्मोक को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करें। और इसकी लॉज की प्रेजेंस से या लॉज की मदद से हम जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज को कर्टेल कर सकते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो रही है। जैसे कि 2016 में पंजाब के अंदर पंजाब स्मोक पॉलिसी बनाई गई थी और इसका जो बेसिक पर्पस था वो यही था कि किस तरह से हमने उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है जिनकी वजह से पोल्यूटेंट्स एयर के अंदर इंडक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मोक।